हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है, यानी कि आपके शैक्षिक मूल्यांकन। आज जो है उसकी आपकी अति लघु उत्तरी की तीसरी क्लास है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपका शैक्षिक मूल्यांकन का सीरीज चल रहा है जो कि पेपर 1 है आपका। तो इसमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन को करा दिया गया है, अति लघु भी स्टार्ट कर दिया गया है। आज आपकी लास्ट यानी तीसरी क्लास है। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत डिटेल में सारे प्रश्नों को अच्छे से व्याख्या के साथ समझा है। और समझ आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो अगर इस सीरीज को पढ़ लेते हैं, एक बार क्लास कर लीजिए, फिर आप 2-3 बार आप सीरीज को रिवाइज कर लीजिए, चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक महीना है, एक महीना जी तोड़ करके मेहनत कर देते हैं, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे, प्लस आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक छोटी सी अपील या छोटा सा रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और क्लास चाहे जैसी भी लगी हो, अच्छी खराब, कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के आपके 4 पक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बना हुआ था, तभी मैंने आपसे बताया कि अतिलक उत्तरी में आपको बता दिया जाएगा वहां पे डिटेल में। तो मूल्यांकन के आपके 4 पक्ष होते हैं। आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया, कौशलात्मक पक्ष हो गया और आपका क्रियात्मक पक्ष हो गया। ये आपके चार जो है क्या है, मूल्यांकन के 4 पक्ष हैं। ठीक, और इन्हीं सभी का जब मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक, जब इन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है ना, तो वो आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण की 4 विशेषताएं बताना है। तो उत्तम परीक्षण पहले तो कैसा हो, उद्देश्य पूर्णता हो, उस परीक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य हो, व्यापकता हो, सुगमता हो, ठीक, वैधता वाला हो, विश्वसनीय हो, और समय और कीमत। ठीक, समय भी ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगे, कीमत बहुत ज्यादा लगे, ऐसा नहीं हो। मतलब कि एक मॉडरेट लेवल का समय हो और कीमत हो, ये आपकी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो सभी को पता है कि आपके जैसे आपका जब यूपी डीएलएड का एग्जाम होता है तो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, अति लघु और लघु उत्तरी। तो आपका मूल्यांकन ही तो किया जा रहा है ना, कि आप इन 6 महीनों में या आपने इन सेमेस्टर में क्या कितना पढ़ रखा है। तो मूल्यांकन हेतु आपके कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये आपके मूल्यांकन के 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार आपके प्रश्नों के निम्न पक्ष होते हैं। पहला तो आपका ज्ञान हो गया, दूसरा आपका बोध हो गया, तीसरा आपका अनुप्रयोग हो गया और चौथा आपका कौशल हो गया। तो शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार ये सारे पक्ष आपके होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शोध कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो शोध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और आपका क्रियात्मक शोध। ये आपके 3 प्रकार के शोध होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। तो क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। 2018 में पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, या तो ज्ञानात्मक लिख के आए या फिर संज्ञानात्मक लिख के आए, दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, तो बुद्धि, संज्ञानात्मक यानी बुद्धि से, ठीक है, माइंड से। तो माइंड के पक्ष कौन कौन से, आपका ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सब आपके क्या है, बुद्धि की दृष्टि से यानी संज्ञानात्मक की दृष्टि से ये सारे आपके पक्ष हैं। किसके पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के ये सारे
जो है पक्ष है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सब आपके ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर है। अगला क्वेश्चन है मापन कैसा होता है? तो मापन आपका हमेशा मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2019 और 23 में पूछा हुआ है क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। हमने पहली और दूसरी क्लास में वहां पे पढ़ा था। ठीक, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण का मानीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि निम्न है। आपका अवलोकन हो गया, प्रश्नावली, साक्षात्कार और विशेष। ये सब आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण है। ठीक, क्या है आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र पूछ रहा है। तो पहला है आपका शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या, यानी क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र बताना है। पहला क्षेत्र क्या हो गया? शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं की। दूसरा क्षेत्र हो गया आपके मूल्यांकन संबंधी समस्याएं और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका विद्यालय संबंधी समस्याएं और चौथा क्षेत्र हो गया आपका पाठ्य सहगामी गतिविधि से संबंधी समस्याएं। ये आपके क्रियात्मक शोध के 4 चरण है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का नाम बताइए। तो उत्तम प्रश्न बनाने की जो विधि है, पहला तो है पहले नमूना तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट की तैयारी करेंगे, फिर प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद आपके प्रश्न का संपादन करेंगे, यानी प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। पहले तो एक हम सैंपल बनाएंगे। जब हम एक प्रश्न पत्र बनाते हैं तो वह प्रश्न पत्र कितना अच्छा हो, कितना उत्तम हो, उस विधि को पूछ रहा है। तो पहले एक हम सैंपल बनाएंगे, फिर हम ब्लूप्रिंट की तैयारी करेंगे, फिर हम प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद हम प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अब सभी पक्ष में क्या आएगा? संज्ञानात्मक आएगा, है ना, क्रियात्मक आएगा, कौशलात्मक आएगा और आपका भावात्मक आएगा। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका मापन के प्रकार बताइए। तो मापन आपका 18 और 22 में पूछा है। तो मापन के आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला है मानसिक मापन और दूसरा है आपका भौतिक मापन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग आपके शिक्षण उद्देश्य है, सीखने से उत्पन्न अनुभव है और आपका व्यवहार परिवर्तन है। ये सब आपके क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि आपके अधिगम स्तर की जांच करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बालकों को या छात्रों को शिक्षा दी जा रही है वह किस स्तर तक पहुंचा है, इन्हीं का जांच करना आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो भावात्मक पक्ष क्या होता है? छात्र की जो रुचि हो गई, संवेग हो गया, मनोवृत्तियां हो गई, इनसे संबंधित मूल्यांकन ही आपका भावात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से होता है? तो आपका जो प्रायोगिक मूल्यांकन है ना, इनका संबंध आपका विज्ञान से होता है, विज्ञान से, भूगोल से और कृषि से होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? आपके विज्ञान से होता है, भूगोल से होता है और आपकी कृषि से होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। तो नवाचार द्वारा क्या होता है? शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। नवाचार क्या होता है कि नई चीजों का ऐड करना। तो नया चीज यानी नवाचार द्वारा क्या होता है कि शिक्षा में नए नए वस्तु या नए नए विचारों का समावेशन। ठीक, नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। नवाचार के द्वारा क्या होता है? शिक्षण जो होता है ना और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ लिखिए। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का लाभ क्या है वो हम देखेंगे। पहला लाभ है इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। आपके फॉर्मेटिव मूल्यांकन से या फिर इसको हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं।
रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी अगला पॉइंट देखेंगे। दूसरा लाभ ये है कि आपके फॉर्मेटिव मूल्यांकन यानी रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है। यानी आपके फॉर्मेटिव मूल्यांकन के द्वारा यह पता चलता है कि छात्र की जो योग्यता है उसका पता चलता है और वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है ये भी हमें पता चलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 2018 में पूछा हुआ है आकलित मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं समेटिव मूल्यांकन। तो आपका आकलित मूल्यांकन क्या है उसको समझेंगे। आपका आकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं? आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ओके, आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। ठीक, आपके प्रोफेसर यस के दुबे जी हैं, उनके अनुसार आपका आकलित मूल्यांकन क्या है उसको देखेंगे। आकलित मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें कि क्या होता है छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। यही आपका आकलित मूल्यांकन होता है। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है कि आकलित मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले कौन कौन से लाभ है उसको बताना है। तो देखते हैं आपके आकलित मूल्यांकन से क्या होता है कि छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। आपके आकलित आकलित मूल्यांकन से क्या होता है कि आपके छात्र के संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से और कौशलात्मक पक्ष से उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आकलित मूल्यांकन द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। यानी आकलित मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। क्यों? क्योंकि छात्रों के हर एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसलिए छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यह किसका मूल आधार है? तो यह मूल आधार आपके क्रियात्मक सोच का है। किसका है? आपके क्रियात्मक सोच का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध आपके प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। यानी आपका ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया है? तो शैक्षिक क्षेत्र में आपके क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग आपके स्टीफन एम कॉरे जी ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। आप लोग जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे होंगे ना उनको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि लगभग ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, आपके बहुविकल्पी में भी रिपीट हुए हैं, अतिलक उत्तरी में भी रिपीट हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन क्या है? तो देखिएगा सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। यानी जब आपका सत्र खत्म होने वाला होता है तब जो मूल्यांकन किया जाता है वो आपका वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से होता है? तो आपके संज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध है वो मूल्यांकन के छह पक्षों से होता है। संज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध है वो मूल्यांकन के 6 पक्षों से होता है। कैसे? पहला आपका ज्ञान, ठीक, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आपके संज्ञानात्मक के कुल 6 पक्ष हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्रियात्मक सोच की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक सोच की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला है आपका विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। ठीक, पहली आवश्यकता क्या है कि विद्यालय की जो
कार्यशैली है उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए और कुछ सुधार लिया जाए। ये आपकी पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता ये है कि शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 18 और 22 में पूछा हुआ है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो आपका उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है कि छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसे अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना ही आपका उपचारात्मक परीक्षण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पूछा हुआ है, परीक्षण किसे कहते हैं या फिर परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण वह प्रक्रिया है जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। यानी परीक्षण क्या होता है कि आपका जो प्रशिक्षक होता है वो अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है। जैसे समझ लीजिए आपका डीएलएड है, ठीक, डीएलएड अपने प्रशिक्षु को यानी आप जो बीटीसी कर रहे हैं आपके अधिगम की जो जांच कर रहा है ना वही आपका परीक्षण कहलाता है। तो फिर से समझिएगा, परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षक अपने, ठीक, प्रशिक्षक क्या करता है कि प्रश्नों के द्वारा अपने प्रशिक्षुओं के अधिगम की जांच करता है, यही आपका परीक्षण कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो परीक्षण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं उसका उल्लेख करना है। तो पहला पक्ष आपके ज्ञानात्मक है और दूसरा पक्ष आपका भावात्मक है। पक्ष तो आपके और भी तो है ना, क्रियात्मक है, कौशलात्मक है, लेकिन यहाँ पे दो पूछा है तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापकता मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। पूछ रहा है कि छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले जो प्रत्येक कारक हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, फिर से देखते हैं कि व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है या फिर व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है वो देखेंगे। तो छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। यानी छात्र के जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जितने भी पक्ष हैं, उन्हीं का मूल्यांकन करने के लिए ही आपका व्यापक मूल्यांकन आवश्यक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपका वैधता क्या है। तो वैधता का अर्थ होता है वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए यह बनाया गया है। वैधता क्या होता है कि वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, यही आपका वैधता कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी इसको वैधता बोलते हैं का क्या अभिप्राय है? तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्य हेतु उसको तैयार किया गया है। वैधता समझिएगा क्या होता है। वैधता एक मतलब कि वैधता से तात्पर्य यह है कि कोई अगर परीक्षण है, ठीक, तो उस परीक्षण को कितनी सत्यता से, कितने अच्छे से, ठीक, और सारी उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, वैध है कि नहीं, यही आपका वैधता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम बालक के ज्ञान का पता लगाते हैं कि बालक को क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, बालक ने क्या क्या सीखा है। ठीक, इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। चल अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 2018 में पूछा हुआ है, क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं, सॉरी क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक शोध की ना कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यानी क्रियात्मक सोच सॉरी क्रियात्मक शोध जो है ना इसकी कोई निश्चित समय फिक्स नहीं है। ठीक, कि आपका क्रियात्मक शोध 6 महीने के लिए है, साल भर के लिए है, बल्कि क्या होता है कि कुछ क्रियात्मक शोध 1 मिनट में भी हो जाते हैं और कुछ 1 वर्ष में भी होते हैं। इसलिए आपके क्रियात्मक शोध की जो समय अवधि है वो निश्चित नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। यानी आपके शैक्षिक उद्देश्य जो है उनके अनुसार आपको प्रश्न के दो प्रमुख प्रकार बताना है। तो पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार हो गया, सॉरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, और दूसरा आपके निबंधात्मक प्रश्न हो गया। ठीक, अगला है आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना ही क्रियात्मक शोध है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो खोजना है वो भी कम समय में वह क्रियात्मक शोध से ही संभव। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अतिलक उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? यानी क्रियात्मक शोध में आपकी परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो समझिएगा, परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक, आपका परिकल्पना से अभिप्राय क्या है कि उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आज आपका शैक्षिक मूल्यांकन का लास्ट था क्लास, आपका अति लघु भी कंप्लीट हो गया है। तो अब कल से हम सामाजिक अध्ययन स्टार्ट करेंगे। ठीक, और चलिए क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, फिर थैंक यू।